हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जीके क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 3-4 साल पहले रेलवे के, उसी में से मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसको सेलेक्ट करके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों उसको मैं सेलेक्ट करके एक सीरीज़ चला रहा हूँ। ठीक है, उसमें यह भाग 13 है। इससे पहले मैंने भाग 12 बना लिया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसका जो लिंक है दोस्तों वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर देख लेंगे। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी बहुत गंभीरता से कर रहे हैं तो यह जो सीरीज़ चला रहा हूँ यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि पिछले साल रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम 3-4 साल पहले हुए हैं उन्हीं से सेलेक्ट करके मैं सीरीज़ चला रहा हूं और ये आपको निश्चित ही लाभ देगा। तो मैं कहूँगा, अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा उसको दबा लीजिए, और अगर पसंद आए वीडियो तो उसे लाइक और शेयर करिए। लाइक शेयर उन दोस्तों के साथ करिए जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी की जो तैयारी है बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। जो दोस्तों यह जो सीरीज़ है आपको ज़रूर लाभ देगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की लेवल देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन लेवल है। एकदम जो वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले साल में पूछे गए हैं रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी और भी जो एग्ज़ाम पिछले 4-5 सालों में हुए हैं उन्हीं से लिए गए हैं। तो दोस्तों आइए देरी नहीं करते हैं, चलते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पहले प्रश्न को आप देख सकते हैं। यह जो प्रश्न है यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो जितने भी आगे आप प्रश्न देखेंगे दोस्तों सब इसी तरह के प्रश्न होंगे जो कि पिछले सालों में पूछे होंगे, और वही प्रश्न में लिया हो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इस पहले प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। पहला प्रश्न है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, अगर कोई वस्तु गति करती है तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती है। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर मालूम है तो उसका जो आंसर है आप तुरंत कमेंट में कर सकते हैं मेरे बताने से पहले। आइए, अगर नहीं मालूम है तो जानते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न था। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यह जो प्रश्न 2018 में पूछा है तो इसका सही आंसर होगा वस्तु के द्रव्यमान पर, किसी वस्तु पर अगर कार्य किया जाता है तो उसके जो वस्तु का द्रव्यमान है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जो प्रयुक्त बल करते हैं, विस्थापन होता है या बल और विस्थापन के बीच जो कोण होते हैं उनमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जो वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, तो सिर्फ वस्तु के द्रव्यमान पर, और सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, यह दूसरा प्रश्न था। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। जब विस्थापन पर युक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। जब विस्थापन पर प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 होता है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। यह आपने देखा ये प्रश्न दोस्तों, ये जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पहले की तरह प्रश्न नहीं पूछे जा रहा, अब डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसी के हिसाब से हमारी अध्ययन भी होनी चाहिए। तो ये जो प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, इन सब जितने भी सीरीज़ में मैं अभी तक प्रश्न लिया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट लिया हूँ। प्रेजेंट टाइम जो अभी प्रश्न पूछने का पैटर्न चल रहा उसी के आधार पर। तो दोस्तों यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई जानकार, आपका दोस्त भाई अगर एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी सीरियस होकर कर रहा है तो उसके पास इसे ज़रूर शेयर करिए, उसको स्वतः पता चल जाएगा और ज़रूर लाभ होगा इससे। तो अगर अभी नहीं आप जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिए और चैनल इस वीडियो को लाइक भी करिए। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कार्य होता है यदि है, तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं हम। ठीक है, और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है।
अगर ऊर्जा नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऊर्जा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी जेईई 2019 और आरआरबी ग्रुप डी 2018 दो बार ये प्रश्न पूछा है। तो अगर इसका सही आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आइए जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विभवांतर। ठीक है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हम जान लेते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला क्या कहलाता है? वो वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। और जो वोल्ट मीटर का जो आविष्कार है वो 1819 में हैंस ऑरेस्टड ने किया था। किसने किया था? 1819 में हैंस ऑरेस्टर ने विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो वो है लैक्टोमीटर। आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया, उनके बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जो ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का काम क्या होता है? तो हाइड्रोमीटर जो है दोस्तों यह द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापता है। हाइड्रोमीटर द्रव को जो अपेक्षित घनत्व है उसको मापता है। बैरोमीटर की बात करें तो जो बैरोमीटर है ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। ठीक है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। और थर्मामीटर की बात करें तो दोस्तों थर्मामीटर किसको मापता है? वो तापमान को मापता है। थर्मामीटर तापमान को मापता है। तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। ठीक है, हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ओडोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोनार का। ठीक है, पानी के अंदर वस्तुओं के पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 सफे शिफ्ट सेकंड का पूछा हुआ। ठीक है, सोनार क्या होता है दोस्तों जान लें। सोनार का जो पूरा नाम है वो है साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। ठीक है, इसका पूरा नाम। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने। काम कैसे करता है? तो यह काम क्या करता है? ये जो है पानी में अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजता है, जो कि वस्तु से टकराकर परावर्तित होता है और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर की वस्तुओं को हम जान लेते हैं, उसके बारे में हम पता कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शन, जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए लेज़र दिया है। तो लेज़र क्या है दोस्तों? तो जो ये लेज़र है इसका जो खोज है वो टी.एस. मेमन ने 1960 में किया था। ठीक है, और इसका जो उपयोग है शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने एवं काटने में, ठीक है, युद्ध में दुश्मनों का हथियार नष्ट करने में किया जाता है। लेज़र का उपयोग कहाँ किया जाता है? शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने और काटने में, और युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें रडार, ऑप्शन बी, तो रडार क्या होता है? तो रडार जो है दोस्तों यह एक प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी सहायता से वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और ऑप्शन डी स्कूबा। स्कूबा के बारे में बात करें तो स्कूबा जो है ये इसका उपयोग जो है गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए स्कूबा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको बताती है। इस सारे को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर का। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो है दोस्तों वह बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, ये
ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बाहर की तुलना में अधिक होता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाब क्या है? अदिश राशि है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। तो दाब बराबर क्या होता है? उच्छेप बाई क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, उच्छेप बाई क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? तो P इजकल टू, दाब को P से डिनोट करते हैं और उच्छेप को हम करते हैं डिनोट दोस्तों F से करते हैं, और ठीक है क्षेत्रफल को दोस्तों हम करते हैं डिनोट A से करते हैं। ठीक है, P इजकल टू F बाई A, मतलब दाब बराबर उच्छेप बाई क्षेत्रफल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उच्छेप बाई क्षेत्रफल। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आरआरबी ELP टेक्नीशियन 2018 का है। प्रश्न है कि बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, इसका जो घनत्व है दोस्तों ये पानी से कम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है वो पानी से कम होता है। इस ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आरआरबी ELP टेक्नीशियन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, घनत्व है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम घनत्व है, आरआरबी एनटीपीसी 2016। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का घनत्व क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 1000 किलो घन मीटर। 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ है, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉयंट फोर्स। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बॉयंट फोर्स होता है। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को बॉयंट फोर्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार जो है वो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, आरआरबी ग्रुप डी 2018 से 3rd। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न आरआरबी जेईई 2019 का है कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम है उत्क्षेप बल। क्या है? उत्क्षेप बल है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उत्क्षेप होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु के भार के बराबर होगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल वस्तु के भार के बराबर होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। अब अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। अगला प्रश्न और इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न, ये 20वां प्रश्न है। दोस्तों मैं जितने भी भाग अभी तक बनाया हूँ सब में मात्र मैंने 20 प्रश्नों का ही कलेक्शन किया है, क्योंकि धीरे धीरे हम करके 20-20 प्रश्न करके बहुत बड़ी संख्या में एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका कलेक्शन कर ले। इसलिए मैं हर एक वीडियो में हर एक भाग में 20 प्रश्न लेता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आज के एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पे। ठीक है दोस्तों, तो ये 20वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित पानी में ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो जान लेते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। यह होता है जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो बाद में संग्रहित पानी है में आदि ऊर्जा,
तनी हुई स्प्रिंग, कमानी की ऊर्जा। ये क्या है, मान लीजिए रखा हुआ हथौड़ा उसे उठा लिए, उसमें भी ये क्या हो गया, कार्य करने की क्षमता आ गई। विशेष अवस्था से एक स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इस भाग 13वां भाग था। अगर अभी तक आपने मैं जो 12 भाग बनाया हूँ नहीं देखे, वहाँ जाकर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, हेल्पफुल है लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिए, इसे लाइक भी करिए। और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट में ज़रूर बताइए। आप पहले से कितने प्रश्नों का उत्तर सही जानते थे वो भी ज़रूर कमेंट में बताइए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी कुछ इससे लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।